Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology। Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जियोग्राफी का लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं। जियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा किसी भी एग्जाम्स में। और इसमें आज हम लोग अर्थ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने करेंगे। डू नॉट स्कीप द लेक्चर। आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जियोग्राफी में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं और काफी सारे वेटेज है इस चैप्टर का, इसीलिए बोल। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग जब जियोग्राफी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो है अर्थ से रिलेटेड चीजें। अर्थ अर्थ क्या है? अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अर्थ है, अर्थ घूम रहा है, हम अर्थ पे है, ये सारी बातें हम लोगों को पता है। लेकिन अर्थ के बारे में और भी बहुत सारी डेप्थ नॉलेज की जरूरत है हमको। जैसे कि अगर हम अर्थ का लेयर वाइज काटे और देखे इसको, तो हम देख सकते हैं कि अर्थ में चार लेयर दिखते हैं। नंबर वन इज योर क्रस्ट, नंबर टू मेंटल, नंबर थ्री आउटर कोर, नंबर फोर इनर कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये चार लेयर में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से क्रस्ट कौन सा है? क्रस्ट जो ऊपरी हिस्सा है, बाहर बाहर का जो हिस्सा है जहां पे हम लोग है, जमीन जो सॉलिड ठंडा जगह हमको मिला है, जहाँ पे जीवन है, लाइफ है, उसको हम बोल रहे हैं अर्थ क्रस्ट, है ना। जहाँ पे क्रस्ट के अंदर जाते हैं तो मिनरल्स मिलते हैं हमको, तो दिस इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। अब ये अर्थ क्रस्ट कितना दूर तक फैला हुआ है? अगर हम सेंटर की तरफ जाए अर्थ पे, तो कितना नीचे तक हमको अर्थ क्रस्ट दिखने को मिलेगा? सो इट विल बी अराउंड 30 to 50 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल एंड 5 to 10 किलोमीटर ओशेनिक। ये ओशेनिक क्या है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? ओशेनिक मतलब समुंदर के नीचे वाला हिस्सा, है ना। अब पूरा का पूरा अर्थ को आप पकड़ लो, पूरा जो अर्थ है, अर्थ का ऊपरी हिस्सा क्या है? अर्थ का पूरा ऊपरी हिस्सा एक जमीन से ढका हुआ है ना। और उसमें से लार्जर एस्पेक्ट्स में 70% वाटर के नीचे है जमीन। तो पानी के नीचे जो हिस्सा है, समुन्द्र के नीचे, वहां पे आपको मिलेगा 5 से 10 किलोमीटर का अर्थ क्रस्ट मिलेगा। और जो समुन्द्र के ऊपर वाला जो पार्ट है, जहाँ पे जमीन है, पहाड़ है, तो उसे हम लोग कॉन्टिनेंटल बोल रहे हैं, जहां पे हमको 30 to 50 किलोमीटर का जमीन दिख रहा है क्रॉस का। ठीक है। अब देखते हैं मेंटल कितना किलोमीटर का है। भाई मेंटल जो है, मेंटल मतलब लावा जो है लिक्विड स्टेट पे है। जो क्या कहते हैं इसको, वॉल्केनो से निकलता है, लावा निकलता है, हम लोग जानते हैं उस चीज को। तो वो मेंटल है आपका 2900 किलोमीटर तक। तो समझ रहे हो, तकरीबन 3000 किलोमीटर मेंटल है। और क्रॉस कितना है? सिर्फ 30 to 50 किलोमीटर है। इसका आइडिया आपको रहना चाहिए। अब मेंटल में ना आपको पूरा गर्म लावा देखने को मिलेगा, और उसके नीचे है मेरा आउटर कोर एंड इनर कोर। ये दोनों कोर है। दोनों को आउटर और इनर कोर में डिफरेंस क्यों बनाया गया है? आउटर कोर जो है वो है आपका 2200 किलोमीटर का, एंड इनर कोर जो है वो 2500 किलोमीटर के करीब, 2414 किलोमीटर का मान रहे हैं। ठीक है। अभी कोई जाके तो देखा नहीं है, ये सिस्मिक तरीके से निकाले जाते हैं कि वेव से पता लगाया है कि भाई हाँ इतना तक हो सकता है। इनर कोर जो है, हम जमीन के ऊपर क्या है, सॉलिड है, अर्थ का सॉलिड मिल रहा है मुझको। उसके बाद मेंटल लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। उसके बाद आपका आउटर कोर जो है वो भी लिक्विड स्टेट में। एंड जो इनर कोर है वो फिर से सॉलिड है। तो अंदर में सॉलिड मिल रहा है और बाहर में सॉलिड है, बीच में एक लिक्विड का लेयर बना हुआ है, मेंटल और आउटर कोर का। ठीक। इनर कोर क्यों सॉलिड है? हो सकता है एक्सेसिव प्रेशर के कारण, है ना। अब हमको पता है कि अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, दैट इज ड्यू टू द इनर, नॉट ड्यू टू द इनर कोर बट ड्यू टू आउटर कोर। आउटर कोर में मॉल्टन ये चीजें हैं जो फ्लो कर रहा है, इसलिए। और ये आउटर कोर और इनर कोर दोनों ही आयरन एंड निकल से भरपूर है।
मेनली जो मिनरल्स इसमें मिलते हैं आउटर कोर और इनर कोर में, आयरन एंड निकल मिलते हैं, और जिसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, वो फ्लो करता है। और टेम्परेचर जो होता है, दैट टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम योर 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो? तो 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कोर का टेम्परेचर। आयरन और निकल मिलते हैं इसमें। इनर कोर होता है 2500 2400 14 किलोमीटर का। आउटर कोर होता है 2200 किलोमीटर का, ठीक। तो तकरीबन आप अगर देखोगे तो 5000 किलोमीटर का कोर है। उसके बाद 3000 किलोमीटर का आपका मेंटल है, और उसके बाद ऊपर में सिर्फ 30 to 50 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रास्ट आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर एवरीवन? मतलब यहाँ पे माइल्स और किलोमीटर का एक हिसाब है, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ये भी आपको जान के रखना चाहिए, ठीक है। तो जितना बातें हमने किया यहाँ पे देखो। फिर अगर मैं देखूँ तो अंदर में सबसे पहले तो ये नीचे अंदर क्या है, अपना कोर है। दिस इज माय कोर सॉलिड है। उसके बाद आपका ये पार्ट हो गया आउटर कोर। उसके बाद हो गया मेंटल, और उसके बाद हो गया ये क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ स्पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फियर, एस्थेनोस्फियर, मेसोस्फियर। ये क्या है, स्फीयर क्या है? लिथोस्फियर मतलब वो पार्ट जो सॉलिड पार्ट है, ऊपर ऊपरी वाला हिस्सा है, इसी को लिथोस्फियर कहा जाता है। और कुछ एक्सटेंट तक आपका मेंटल का घुसा हुआ है लिथोस्फियर में। और दिस पार्ट इज कॉल्ड योर लिथोस्फियर। एस्थेनोस्फियर इज द molten पार्ट ऑफ योर मेंटल, दैट इज योर एस्थेनोस्फियर। और मेंटल का जो मेन पार्ट है उसे मेसोस्फियर में रखा गया है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स, लिथोस्फियर, एस्थेनोस्फियर, मेसोस्फियर। स्फीयर के बारे में और बात करेंगे। रियल्स ऑफ अर्थ। अर्थ क्रस्ट जो है, यहाँ पे हम देखें तो ये समुंदर के नीचे है। इसी यहाँ पे 5 से 10 किलोमीटर का अर्थ क्रस्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 40। क्लियर हो गया? अर्थ क्रस्ट क्या है, इनर कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, लिथोस्फियर, एस्थेनोस्फियर एंड मेसोस्फियर क्या चीज है ना? ये जो एस्थेनोस्फियर है, दैट इज योर मोल्टन टाइप, लिक्विड टाइप है, जो स्लाइड करता है, वो नरम है। लिथोस्फियर सॉलिड है। तो ये लिथोस्फियर जब क्या होता है कि धीरे धीरे करके ऐसे एक दूसरे प्लेट के अंदर चला जाता है, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट हुए हैं। अभी भी अफ्रीका साइड से टूट के प्लेट्स इधर से उधर हो रहे हैं ना। सो रियल्स ऑफ अर्थ में देखेंगे तो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर एंड बायोस्फियर देखने को मिलता है हमको। लिथोस्फियर हमने बता दिया क्या है। लिथोस्फियर इज द क्रास्ट एरिया, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं इसको, सॉलिड क्रास्ट मिलता है, आर्ट क्रास्ट, उसको लिथोस्फियर कह रहे हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर क्या है कि हमको पता है कि अर्थ में बहुत 70% वाटर है। अर्थ का पूरा टोटल वॉल्यूम का 70%, अगर ऐसा है तो 70% वाटर में 96% ओशियन या सीज में पाए जाते हैं। 1.7% ग्लेशियरीज में फिक्स्ड आइस के रूप में पाए जाते हैं, पोलर आइस कैप या फिर जो ग्लेशियरीज है वहां पे। ग्राउंड वाटर में 1.6% एंड फ्रेश वाटर जो है वो 0.67% की। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है, जरूरी नहीं है कि इतना ही है, लेकिन वो आइडिया आपको मिल गया होगा। तो फ्रेश वाटर देखो कितना कम है, 1% से भी कम हमको फ्रेश वाटर मिलता है। ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर मिला के तकरीबन 2% के करीब में मिल रहा है। बाकी मेजर पार्ट जो 96% है वो ओशन और सीज में मिलते हैं, जो हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं ना। तो ये फिक्स ग्लेशियर्स जो होते हैं, फिक्स्ड आइस होते हैं, जैसे हिमालयन ग्लेशियर्स है, वहां से पिघल पिघल के फ्रेश वाटर हमको मिलते हैं थोड़ा रिवर्स में, ये सब में। एम आई क्लियर? तो ये जो पानी का जो हिस्सा है, उसे पूरा का पूरा पानी वाला हिस्सा को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? हाइड्रोस्फीयर का एक पूरा कंप्लीट एक साइकिल है, जिसे हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। कौन सा साइकिल बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। जिसे हमको पता है कि गर्मी के टाइम, दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर के कारण क्या होता है, पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाता है, जिसे इवेपोरेशन प्रोसेस कहा जाता है। क्या प्रोसेस? इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं हम लोग। तो इवेपोरेशन प्रोसेस से समुंदर से, रिवर से, हर एक जगह से, नदी से, नाला से
पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है भाप बन के, इवेपोरेशन। ऊपर जाता है तो ठंडा एटमॉस्फेयर मिलता है, ठंडा मिलता है तो फिर क्लाउड फॉर्म होता है। फिर क्लाउड जो है वो जगह जगह पे ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके जहां पे जाके पूरा घना जमा हो गया, पहाड़ी पहाड़ मिला, धक्का मार दिया या फिर नीचे आया तो गर्मी के कारण, तो फिर से रेन बन के नीचे आता है जमीन पे। जब ये रेन बन के नीचे आता है तो फिर ये पानी जो रेन वाटर होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो गैसेस को डिसॉल्व करके नीचे लेके आता है। और जिसके कारण अगर कंटामिनेटेड गैसेस होता है, जैसे आपका सल्फर का गैस हो गया, SO3 SO2, तो ये सब गैसेस के कारण क्या होता है, एसिड रेन भी होता है कहीं कहीं पे। तो ये रेन वाटर जब नीचे आ रहा है, नीचे आके जमीन पे आएगा, और फिर वो सरफेस रन ऑफ एंड क्या कहते हैं इसको, सरफेस से चला जाएगा और इनफिल्ट्रेशन होके नीचे ग्राउंड जमीन पे जाएगा। कुछ पानी क्या होता है, नीचे नीचे पत्थरों के बीच में से जमीन के नीचे जाके जमा होता है। अब जहां पे पत्थरों का कुछ एक वेल टाइप मिल गया, वहां पे पानी जमा होगा। अगर पानी जमा नहीं हुआ तो नीचे से भी क्या होगा, ग्राउंड वाटर फ्लो होके भी समुद्र में चला जाएगा। और जो सरफेस है, सरफेस से तो नदी नाला से जाके वो कहाँ पे मिल रहा है, सागर में ही मिल रहा है, समुद्र पे सारा पानी जाके समुद्र पे मिल रहा है। तो ये जो रेन वाटर है उसका भी वो क्या हो रहा है कि वो भी जाके पूरा मिट्टी वगैरह लेके समुद्र में चला जाता है। अब जब समुद्र में ग्राउंड वाटर भी जाके मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है, तो वो अपने साथ मिनरल्स लेके जा रहे हैं, है ना। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स होते हैं, नीचे पत्थरों में मिल रहे हैं। तो वो सारा धुल के कहाँ जा रहा है, सागर में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। अब समुद्र में क्या हो रहा है, जैसे भाप बन के जब पानी उड़ रहा है ईस्ट टू, तो वो मिनरल लेके नहीं उड़ रहा है। तो इससे उसके कारण क्या होता है कि सागर में मिनरल का कंसंट्रेशन धीरे 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 करके बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और इसके कारण आपका समुद्र का पानी जो है वो खारा है, हार्ड वाटर है, क्योंकि वो अपने साथ मिनरल पानी लेके जा नहीं रहा है, वहीं पे मिनरल बार बार जमा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मिनरल हो गया है, यहाँ से नमक बहुत ज्यादा है पानी, है ना। तो आई होप हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्लियर है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल हो गया, हाइड्रोस्फीयर, ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब देखते हैं एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है भाई? एटमॉस्फेयर में आपको कुछ तकरीबन 5 लेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर, एंड लास्ट वन इज योर एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो है वो एकदम वैक्यूम स्पेस में ही है। तो आउटर लेयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसके एक्सोस्फियर कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 700 टू 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है एक्सोस्फियर। एग्जोस्फीयर में जाना मतलब आप वैक्यूम में चले गए, स्पेस में चले गए, ऐसा पकड़ लो। उसके नीचे आता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है ना, थर्मोस्फीयर में हमारे जितने सारे जो स्पेस स्टेशन है या फिर जो सैटेलाइट होते हैं, वो मेनली इसी थर्मोस्फीयर में घूम रहे हैं। तो थर्मोस्फीयर इज 80 टू 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 से 700 किलोमीटर तक। उसके बाद आपको मिलता है मेजोस्फियर। मेजोस्फियर जो है ना, मेजोस्फियर में 50 टू 80 किलोमीटर के रेंज पे है मेजोस्फियर, जहाँ पे मोस्टली आपका जितने एस्ट्रॉयड वगैरह आते हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं। एस्ट्रॉयड मेजोस्फियर के कारण नीचे नहीं आ पा रहे। उसके नीचे है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर और आपके ट्रोपोस्फियर के बीच में है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर मतलब O3 है बहुत ज्यादा यहाँ पे। ओजोन लेयर में क्या है, O3, ऑक्सीजन 3। अब ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक के रखता है। जितने भी हमारे फाइटर प्लेन्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली आपके स्ट्रेटोस्फियर के करीब ऊपर से या ट्रोपोस्फियर के ऊपर से निकलते हैं। जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में घूमते हैं, जैसे आपका कितना 12 किलोमीटर, तो 8 से 10 किलोमीटर के रेंज पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपको पता है एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%। उसके अलावा 1% लगभग आपका आर्गन गैस है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अदर गैसेस है वो बहुत 0.03 0.05% के करीब में आपको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह देखने को मिलेगा। सो आई होप एटमॉस्फेयर के बारे में क्लियर हो गए। एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसेस है, नाइट्रोजन मोस्ट सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 78%, 21% का ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह 0.05% के नीचे 1% का आर्गन गैस है। एटमोस्फियर का क्या 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 कहते हैं लेयर है स्फीयर में अगर डिवाइड करें तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसका रेंज देख लेना कितना होता है। देखो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8.8 किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8.8 किलोमीटर है। और हमारा ट्रोपोस्फियर जो है वो 12 किलोमीटर में खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, और फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। बस उतना जानना सफिशियंट है आपके लिए। सिर्फ गैसेस क्या क्या रहते हैं वो देख लेना। कौन सा गैस का कितना परसेंटेज मैंने बताया? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 1% और बाकी सारे गैसेस मिला के लेस देन 1%। तो ये इतना सफिशियंट है जानना। ओके, नेक्स्ट होता है अर्थ का स्टेटिस्टिक्स। देखते हैं अभी अर्थ के स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या देखना है। अर्थ के स्टेटिस्टिक्स में देखना है अर्थ का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना होता है? 40,000 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है? 40,000 किलोमीटर है अर्थ का सरकमफेरेंस अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम पोलर की बात करें तो इट इज अराउंड 40,007 किलोमीटर। और इक्वेटर की बात करें तो इट इज 40,074 किलोमीटर। हमको पता है अर्थ जो है वो बीच में इक्वेटर में थोड़ा सा फैला हुआ है और पोलर साइड में थोड़ा सा दबा हुआ है ना। डायमीटर ऑफ इक्वेटर कितना है? डायमीटर ऑफ इक्वेटर इज 12,756 किलोमीटर। तो ये सारे नोट डाउन करके रख लेना। डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर। अर्थ का इक्वेटर होता है, सरकमफेरेंस होता है 40,000 किलोमीटर। एम आई क्लियर एवरीवन? सो इक्वेटोरियल जो बल्ज है इट इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन। हमने देखा है कि अंदर में मॉल्टन चीज है और अर्थ जो है वो स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। तो बीच में क्या हो रहा है? ऐसे फैल गया है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दब गया है। अभी अर्थ में ना आप जैसे ही देखते हो तो अर्थ में कुछ इस तरीके से ग्रिड बना हुआ दिखता है, लाइन दिखता है। उसके बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसके लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मैं आगे कवर करने वाला हूँ। तो देखते रहते हैं रहे। पहले अर्थ के रोटेशन में देखो, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पे कितना टाइम पे रोटेट करता है? नॉर्मली हम कहते हैं 24 आवर्स पे, बट एग्जैक्टली इट इज 23 आवर्स एंड 56 मिनट। तो 23 घंटा 56 मिनट पे अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार रोटेट करता है। एंड अराउंड द सन इट रोटेट्स अराउंड 365.24 या फिर 365.25 डेज। ठीक है, तो 24 या 25 पकड़ सकते हो। तो 365 दिन जो बोलते हैं ये एग्जैक्टली आपका 365 डेज नहीं होता है, 365.24 डेज होता है। और 24 आवर्स की जगह पे 23.23 आवर्स 56 मिनट होता है। इसीलिए लीप ईयर में हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं कैलेंडर में एडजस्ट करने के लिए, है ना। और अर्थ का ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर। ये तो सबको पता है कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन हैज नथिंग टू डू विद सीजन। ये जो गर्मी और सर्दी आती है, विंटर एंड समर, हमको लगता है कि सन से दूर चला जाता है इसीलिए अर्थ का ठंडा हो जाता है और पास आता है तब गर्मी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सन का डिस्टेंस से सीजन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो किस चीज से होता है ये? होता है मेनली आपका जो अर्थ का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये टिल्टेड है। इट इज टिल्टेड अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री के टिल्ट हो गया है ना अर्थ, अर्थ ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस पे घूम रहा है। तो इस पे घूमने के कारण क्या हो रहा है कि जब सन रेज इस डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे सन रेज गिरेगा और इस पॉइंट पे कभी भी सन रेज नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है आपका? गर्मी मिलेगा। और इस पार्ट में आपका पूरा विंटर ही रहने वाला है ना। ये डार्क रहने वाला है। तो कैसे होता है? अर्थ सीजन्स आर ड्यू टू टिल्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एम आई क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे अगर हमारा अर्थ जो है ना वो अगर पूरा सीधा एक्सिस पे घूमता रहता
तो हर एक जगह पे बराबर का हीट मिलता हमको, लेकिन अर्थ टिल्टेड है, और टिल्टेड होने के कारण तो ये सारा सीजन हमको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सन है, और सन से देखो ये जब अर्थ इस जगह पे है, तो यहाँ पे सपोज दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड दिस इज माय साउथ पोल। तो जब ऐसा है ना, इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल में हमेशा कहीं पे भी जाए किसी पोजीशन पे, तो नॉर्थ पोल पे हमेशा सनराइज मिल जाए, और साउथ पोल में किसी भी दिन के पूरा टाइम पे साउथ पोल में इस पोजीशन पे लाइट ही नहीं मिल रहा है ना। फिर एक टाइम आता है जब नॉर्थ पोल साउथ पोल हर एक जगह पे बराबर का सनराइज पड़ता है, उसे हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। वार्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटोमल मिनरल इक्विनॉक्स। ये मार्च 21 एंड सितंबर 21 में मिलता है। मार्च 21, ये डेट याद रखना। इक्विनॉक्स कब आ रहा है? कि मार्च 21 एंड सितंबर 21 पे इक्विनॉक्स हो रहा है, मतलब डे एंड नाइट दोनों 12-12 घंटे का बराबर का हो रहा है। क्यों? सनराइज डायरेक्टली सब जगह पे बराबर गिर रहा है। लेकिन जैसे ही इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस मतलब यहां से हमारा शॉर्टेस्ट डे होता है, एंड December 21 इज द मार्क डे, और समर सोल्स्टिस जो है वो June 21 को है। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट को आप मार्क करके रखो। अब देखो यहाँ से सन है, और ये अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में, यहाँ जब इस पोजीशन पे है, तो नॉर्थ पोल में अर्थ तो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ऐसे यहाँ पे घूम रहा है ना। तो पूरा का पूरा घूम के ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पार्ट है, ये जब यहाँ पे आएगा तो ये दिन हुआ। लेकिन नॉर्थ पोल में हमेशा ही दिन है ना, और साउथ पोल में हमेशा ही क्या है, पूरा 24 घंटा ही नाइट मिल रहा है मुझको साउथ पोल में। नॉर्थ पोल में दिन मिल रहा है जब इस पोजीशन पे है। सिमिलरली जैसे ही अर्थ घूम के सन के चारों तरफ 6 महीना बाद घूम के इस साइड आ गया, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल जो है ना वो अंधेरे में है, और साउथ पोल जो है वो उसमें पूरा 6 महीना दिन दिख रहा है, और नॉर्थ पोल में नाइट दिख रहा है मेरे को। अब यहाँ पे अंधेरा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सीजन्स एंड जो वे क्या कहते हैं इसको, सर्दी होती है, गर्मी होती है, इट इज ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ रोटेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका सबसे पहला है कि पेरिजी और पेरिलियन पॉइंट क्लोजेस्ट टू सन। जब सन के नजदीक में आता है धरती, वो होता है 3 जनवरी को। कब आता है? 3 जनवरी को। इट इज द इट इज कॉल्ड योर पेरिजी और पेरिहिलियन। ठीक है, पेरिजी और पेरिहिलियन मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन, एंड इट इज इन 3 जनवरी। तो हम देख पा रहे हैं कि जब सन के पूरा क्लोज में है ना, बहुत नजदीक में है सन के, तब भी सन के इतने नजदीक होने के कारण भी हमारे यहाँ पे नॉर्थ साइड में क्या है, नॉर्थ साइड में ठंडा है, विंटर है। 3 जनवरी मतलब ठंडी का सीजन है। लेकिन एपोसिस, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोजी या फिर एपिहिलियन, तो उस वो क्या है, फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम सन है 3 जुलाई का। और 3 जुलाई में नॉर्थन क्या है, समर है। जब सन से पूरा दूर है ना, तो नॉर्थ साइड में क्या है, समर है, साउथ साइड में विंटर है। और जब सूरज के पूरा नजदीक में है, तो नॉर्थ साइड में आपका विंटर है, एंड साउथ साइड में समर है। क्या समझ में आ रहा है मेरी बातें? नॉर्थ साइड मतलब धरती का ऊपर वाला हिस्सा है ना, क्योंकि वो तो टिल्टेड है, तो इसलिए साउथ साइड में समर पड़ता है जनवरी दिसंबर में। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो हम लोग विंटर सीजन में न्यू ईयर मनाते हैं, वो लोग पूरा गर्मी में मनाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसे कहते हैं, फार्देस्ट पॉइंट को कहा जाता है एपोसिस एंड एपोजी या फिर एपिलियन, और क्लोजेस्ट पॉइंट को कहा जाता है पेरिजी या फिर पेरिलियन। आई होप आई एम ये डेट्स आपको याद रहेंगे। डेट को याद रखना बहुत जरूरी है। 3 जनवरी को पेरिजी होता है, 3 जुलाई को एपोजी होता है।
इक्विनॉक्स कब है? इक्विनॉक्स होता है मेरा 23 सितंबर एंड 21 मार्च को। इक्विनॉक्स होता है जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, सूरज से इक्वल डिस्टेंस पे है। और दो डेट इंपॉर्टेंट है, 21 जून एंड 21 दिसंबर, है ना, 21 जून एंड 21 दिसंबर। सो यहाँ इक्विनॉक्स 21 23 मार्च को है, एंड 21 दिसंबर इज योर शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। नॉर्दर्न विंटर सोल्स्टिस एंड साउदर्न के लिए समर सोल्स्टिस होता है। सन अपियर्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे, जो हमारा लेटिट्यूड्स होता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स हम देखेंगे, जैसे इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये सारे लेटिट्यूड से इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड से, और भी बहुत सारे, उस पे मैं उस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना थोड़ा सा जान लो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ये एक लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया से होते हुए जा रहा है। तो कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के थ्रू जा रहा है, इंडिया के बीच में से जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। पेरिजी हो गया, एपोजी हो गया, और इक्विनॉक्स हो गया 21 मार्च एंड 23 सितंबर, एंड देन योर विंटर सोल्स्टिस, शॉर्टेस्ट डे 21 दिसंबर, एंड अच्छा, विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर मतलब नॉर्थ पोल भी 24 आवर्स नाइट एंड साउथ पोल में 24 आवर्स डे। ये याद रखना, नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है? 24 आवर्स। यहाँ पे देखो, नॉर्थ पोल में 24 आवर्स नाइट एंड साउथ पोल में 24 आवर्स डे। और फिर क्या मिल रहा है कि समर सोल्स्टिस जो है यहाँ पे, नॉर्दर्न समर सोल्स्टिस, यहाँ पे देखो, तो लॉन्गेस्ट डे 21 जून है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका डायरेक्ट सन सन appears डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है यहाँ पे। विंटर सोल्स्टिस होता है साउदर्न के लिए, है ना। और साउथ पोल जो है, साउथ पोल 24 आवर्स नाइट एंड नॉर्थ पोल जो है वो 24 आवर्स डे दिखाता है। एम आई क्लियर एवरीवन? अब लास्ट पॉइंट बचता है प्रेसिशन। प्रेसिशन मतलब आर्क जो रोटेट कर रहा है ना, वो तो ऐसे तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो भी टिल्टेड एक्सिस पे, साथ में सन के साथ ये कर रहा है, लेकिन उसका एक्सिस जो है ना, वो एक्सिस भी रोटेट कर रहा है। ये लट्टू की तरह घूम रहा है। लट्टू समझ में आता है ना? ये लट्टू की तरह घूम रहा है। तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है 26,000 ईयर्स में। इसे प्रिसिशन कहते हैं। एंड द साइकिल ऑफ एक्चुअल प्रिसिशन स्पैन्स अबाउट योर 26,000 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ, मैं स्टेशन पे नहीं हूँ, बाहर में हूँ कहीं पे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइक का आवाज आ रहा है। 24 आवर्स बज रहा है माइक पूजा वगैरह के लिए। तो आई होप आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा गाने वाने का शोर बाहर में बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ इस चीज को। तो ये जो जितने सारे पॉइंट्स दिए, उस पॉइंट्स को नोट कर लेना, एक बार फिर से देख लेना। मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ इस पूरे लेक्चर को, कि इसमें क्या क्या हमने देखा। इसमें हमने देखा कि भाई अर्थ का स्ट्रक्चर से शुरू किया हमने, कि अर्थ क्या होता है, अर्थ का जो लेयर्स है उस लेयर में क्या क्या आते हैं। क्रस्ट आता है, मेंटल आता है, आउटर कोर आता है, इनर कोर आता है। क्रस्ट जो है वो 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के रेंज पे होता है कॉन्टिनेंटल, 5 to 10 किलोमीटर पे ओशनिक। मेंटल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत गर्म होता है। फिर आउटर कोर होता है, आउटर कोर भी गर्म होता है, इनर कोर भी गर्म होता है, लेकिन आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है। ये याद रखना है, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इनर कोर जो है वो सॉलिड है। और ये आउटर कोर है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ प्रोवाइड करता है। अर्थ इज द बिगेस्ट मैग्नेट, है ना। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके कोर में आयरन एंड निकल प्रेजेंट है, और जो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं अर्थ के साथ, जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो। टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड कोर का। 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। और लिथोस्फीयर
एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, ये तीन स्फीयर की बात होती है, जिसमें लिथोस्फीयर क्या है, जो ऊपरी हिस्सा है, क्रस्ट एरिया है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, सॉलिड होता है। एस्थेनोस्फीयर उसके नीचे वाला पार्ट होता है जो सेमी सॉलिड है, थोड़ा सा मॉल्टन टाइप भी है, और जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट होते हैं, इट इज ड्यू टू दिस एस्थेनोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर का जो हार्ड पार्ट है वो जाके एक दूसरे से टकरा जाता है, फिर आपका हिमालय जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ पर्वत क्रिएट होते हैं। और ओशन के नीचे क्रास्ट एरिया जो है वो बहुत ही कम है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि मेंटल मेंटल सिलिकेट मटेरियल से बना हुआ है, और फिर आउटर कोर, उसके नीचे इनर कोर। और आउटर कोर एंड इनर कोर दोनों ही आपको निकेल एंड आयरन देखने को मिलते हैं इसमें, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स आपको समझ में आया, जो मूवमेंट होता है और एक प्लेट दूसरी प्लेट से जाके टकराता है, फिर नए नए पहाड़ वगैरह बनते हैं, नया एरिया बनता है ना, जैसे हमारा हिमालय पर्वत क्रिएट हो गया। रियल्स ऑफ अर्थ में हमने चार स्फीयर देखे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर ऊपरी कास्ट एरिया है। हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाला हिस्सा है धरती का, वो। एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला हिस्सा, ऊपर ऊपरी हिस्सा। और बायोस्फीयर मतलब जहां पे लाइफ है। लाइफ कहाँ पे है भाई? लाइफ एयर में भी है, लाइफ हाइड्रोस्फीयर में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, और लिथोस्फीयर में भी लाइफ है। लाइफ हमको तीनों स्फीयर में देखने को मिलते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर में लाइफ प्रेजेंस है, और ये तीनों को मिला के हम लोग इसको बायोस्फीयर बोल रहे हैं, बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमने देखा कि पानी जो है वो 96% ओशन एंड सीज में है, फिक्स्ड आइस में 1.7% है, 1.6% ग्राउंड वाटर में है, 0.7% फ्रेश वाटर है। हमने फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखा, जहां पे इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन होकर ऊपर उठता है, फिर कंडेंसेट होता है ना। और फिर रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड रन ऑफ होके वो जाके हमारे समुद्र में पानी मिल जाता है, साथ में मिनरल और गैसेस को लेके जाता है। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर को देखा, जिसमें हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये 5 स्फीयर के बारे में डिस्कस किया, और इनका लेयर कहाँ तक फैला हुआ है वो चीज समझे। ट्रोपोस्फियर में आपको पूरा का पूरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस मिलेंगे। स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा सा कम मिलेगा, उसके जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो गैस की मात्रा कम होती जाएगी। थर्मोस्फियर जो है वो हीटेड एरिया होता है, और लेकिन टेम्परेचर हाई होता है एक एक मॉलिक्यूल का, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल ना एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। फिर यहाँ पे कंपैरिजन हमने देखा कि अगर हमारा ट्रोपोस्फियर बोल रहे हैं 12 किलोमीटर तक है, तो हमने देखा कि हमारा माउंट एवरेस्ट जो है ना वो 8.8 किलोमीटर के ऊंचाई पे है। माउंट एवरेस्ट मतलब उससे पकड़ लो 8 और 4 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो फिर आप ट्रोपोस्फियर को क्रॉस कर जाओगे। और ट्रोपोस्फियर ही है जहाँ पे हमारा जो बैलून चल सकता है, एरोप्लेन वगैरह ट्रोपोस्फियर के अंदर चलता है, लेकिन फाइटर जेट जो है वो ट्रोपोस्फियर के बाहर जाके स्ट्रेटोस्फियर में जा सकते हैं। थर्मोस्फियर में हमारे स्पेस स्टेशन है, जो सैटेलाइट है, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर ऑन योर थर्मोस्फियर। ठीक है। अर्थ के स्टेटिस्टिक्स में हमें जाना कि सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर का होता है, वो भी पोलर एरिया में 40,007 किलोमीटर, और सरकमफेरेंस में ऑफ इक्वेटर में 74 किलोमीटर। तो पोलर एरिया में और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी आपको दिख रहा है। डायमीटर की बात करें तो इक्वेटर में डायमीटर आपका 12,756 किलोमीटर का होता है। और ये जो इक्वेटोरियल बल्ज है, अर्थ जो बल्ज हो गया है बीच में इक्वेटर में, वो इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ योर अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। Now Earth rotates around its axis around 23 hours and 56 minutes. और revolution around the sun is 365.24 days। ये याद रखना है, ये एग्जैक्ट टाइम है। और Earth's orbit is not circular, सबको पता है। और ये भी पता चल गया हमको कि जो सीजन होते हैं वो सन से दूरी के कारण सीजन नहीं होते हैं। हम लोगों को एक एक ये रहता है कि सन शायद से अभी दूर चला गया है इसलिए ठंडा हो गया, और शाम जब नजदीक आता है तो गर्मी पड़ती है। ऐसा नहीं है। अगर आपका अर्थ का एक्सिस अगर सीधा होता, 90 डिग्री होता, तो क्या होता कि पूरा साल भर ना आपको सेम गर्मी मिलती, ना तो सर्दी होती ना गर्मी होती, एक ही टेम्परेचर रहता। बट सिंस इट इज टिल्टेड, तो यहाँ पे हमको सीजन देखने को मिलते हैं अलग अलग
टाइम पे अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। अर्थ कितना डिग्री टिल्टेड है, अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री है। और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या याद रखना है, विंटर सोल्स्टिस, ये हमारे क्या कहते हैं इसको, जो विंटर सोल्स्टिस हमारे नॉर्थर्न साइड के लिए है ना, ये नॉर्थर्न साइड है, नॉर्थर्न के लिए विंटर है, तो साउदर्न के लिए समर सोल्स्टिस है। कब है, 21 दिसंबर को है, 21 दिसंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डे। और वही साउदर्न साइड में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, तो फिर वो लॉन्गेस्ट डे होगा, ठीक है। अब समर सोल्स्टिस हमारे लिए 21 जून है, तो साउदर्न पार्ट के लिए, साउदर्न एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 21 जून इज द विंटर सोल्स्टिस होगा उनके लिए, शॉर्टेस्ट डे होगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। नाउ इक्विनॉक्स जो है ना, इक्वल डे इक्वल नाइट, वो होता है 21 मार्च एंड 21 सितंबर को, 21 या 23 है। सो यहाँ पे हमने देखा कि सन से किस तरीके से हमारा, क्यों नॉर्थ पोल में 6 महीना का दिन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये घूमेगा अर्थ ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन सन से इसका जो लाइट है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली साउथ पार्ट में अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे कभी भी लाइट नहीं आ रहा है, इस पार्टिकुलर पोजीशन पे। जब अर्थ अपना पोजीशन चेंज करेगा तो इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली सन का लाइट आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे सनरेज नहीं दिखेंगे। समझ में आ रहा है, तो नॉर्थ पोल विल बी इन डार्क एंड साउथ पोल विल बी इन लाइट। ओके, सो द इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। एंड सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी इज योर विंटर सोल्स्टिस, सॉरी विंटर सोल्स्टिस बोल रहा हूँ, पेरिजी है ना, closest point to the sun is 3rd January and farthest point is 3rd July. 3rd July and 3rd, sorry. So ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लेना। एंड इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर, कहीं कहीं पे 21 सितंबर भी लिखा हुआ है, मेरी गलती नहीं है यार, जो लिखा है वही। सो 21 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होगा नॉर्दर्न साइड के लिए, साउदर्न के लिए लॉन्गेस्ट डे होगा, ये याद रखना। विंटर सोल्स्टिस 21 December for northern and summer solstice 21 December for southern world. Okay. Similarly, summer solstice for northern is 21 June and it is the longest day. और साउदर्न के लिए वो होगा शॉर्टेस्ट डे एंड दैट विल बी योर विंटर सोल्स्टिस फॉर देम। फिर हमने प्रेसिशन देखा 26,000 ईयर्स के करीब में अर्थ अपना पूरा एक्सिस, अर्थ का एक्सिस जो है वो अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेशन कवर करता है। सो इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। मेरा नाम है नासिम निजार मजूमदार, बी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस है। आई वॉज एक्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर एट इंफो पावर प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद एंड एक्स इंजीनियर डीएलएफ, and presently I am working as CEO and chief trainer at Ontogenesis Automation. My area of expertise is electrical instrumentation automation, thermal power plant, turbine and boiler। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को और एक खुशखबरी देने वाला हूँ। Hardly, however, my trainees are working across the globe, be it your Nigeria, Qatar, USA, Dubai, Bangladesh, Pakistan, etc. All these brands, there are trainees or students from Ontogenesis Automation are working in NTPC, APDCL, AEGCL, ABB, Siemens, PepsiCo, QCon, Star Cement, Dalmia Cement, everywhere. So these are few faces, successful trainees or students of our from our batches. So Ontogenesis Automation unfolding technology is transforming lives. Okay. So if you are also new to Ontogenesis Automation, I request you to visit our website www.ontogenesisautomation.com, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ऑन्टोजेनेसिस ONTOGENESYS ऑन्टोजेनेसिस, और हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो कर लो। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट पे बताना कि मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। राइट नाउ आई एम आउट ऑफ स्टेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा पूजा का माहौल चल रहा है,
जिसके चलते वो थोड़ा सा जल्दबाजी में क्लासेस को लेना पड़ रहा है मुझको। अगर किसी को कोई चीज जानना है, कोई दिक्कत है, या फिर कुछ भी बोलना है, काइंडली लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। और आप लोगों को कमेंट में देखता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं तो। एंड डेफिनेटली लाइक और शेयर तो बनता है भाई। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।